हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फखर और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिली। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से। दूसरी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें भी हुई, दोस्ती भी कभी बेहतर हो जाती है, कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, आना-जाना कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अभी एक डायलॉग चल रहा है, रायसीना डायलॉग इन इंडिया। वहाँ पर वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने बात की और उनसे कुछ सवालात किए गए। तो मल्टीकल्चरलिज़्म और इसके अलावा नेशनलिज़्म के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कश्मीर की एग्ज़ाम्पल दी कि कौन इसको यूनाइटेड नेशन में लेके गया और क्यों? और बाकी जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या यूनाइटेड नेशन उसको सॉर्ट आउट कर सकता है या उसकी जो रेंज है, जो उनकी कैपेसिटी है, उससे वो बाहर है? इस हवाले से उन्होंने बात की और इसके साथ-साथ वहाँ की कैबिनेट जो है इंडियन, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल जो बड़ा एक लेथल किस्म का मिसाइल है, 19,000 करोड़ रुपए के मिसाइल्स उन्होंने कहा कि हम अपनी नेवी को देंगे। आजकल वैसे ही जब हम देखते हैं कि जो नेवी है किसी भी दुनिया की, किसी उनकी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसका इम्पोर्टेंस हम देखते रहते हैं कि वो है क्यों? इस हवाले से भी आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई। गुड इवनिंग। और या आपको कहा जाए मखाम मुपा खैर। मकाम मुबारक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपको भी नमस्ते, वेलकम, जी आयन मुबारक रागले। और आपको भी अल्लाह कहेंगे गुड करे इवनिंग आपको। एंड माखामो बखैर। तो माखामो बखैर के व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हम जिस तरह गुड इवनिंग कहते हैं एक दूसरे को, तो सेम लाइक दैट इन पश्तो माखाम कहते हैं इवनिंग को, और बखैर गुड इवनिंग जिस तरह हम कहते हैं, मतलब इसका मैं इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब कुछ दिनों में या कुछ टाइम में ऐसा लगेगा कि पश्तो में काफ़ी बात कर सकेंगे। लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल पश्तून बिल्कुल। लैंग्वेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पठान लोग ज़्यादातर बोलते हैं, कुछ नहीं भी बोलते, लेकिन मेजॉरिटी लोग बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े एक्टिव किस्म के, वैसे तो जो भी फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री का भी होता है एक्टिव होता है, लेकिन वो मैं ये कहूँ कि हाइपर एक्टिव, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। रायसीना डायलॉग में उन्होंने बात की है, उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन यकीनन यूनाइटेड नेशन में ले जाने वाला पाकिस्तान है। और कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है, ना तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान है, ना इंडिया और चीन के दरमियान है, ना इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान है। क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत सारी बातें की, उस पे ख़ैर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नेशनलिज़्म की भी बात की, मल्टीकल्चरलिज़्म की भी बात की। थोड़ा-सा ये यूनाइटेड नेशन वाले इश्यू पे फिर थोड़ा और नेशनलिज़्म पे जाते हैं। जी फकर भाई देखिए, जो उन्होंने कहा वो बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, मगर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि ज़ाला तासारा मीना कावोम। ज़बरदस्त। ये ये सबसे इम्पोर्टेंट है पश्तो में बोलना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। सो देखिए, बिल्कुल। उन्होंने फखर भाई कंसेप्चुअल बात की जी, मल्टीलैटरलिज्म। और जो उन्होंने बहुत डीप कंसेप्ट की बातचीत की, वो कहा कि वी वेंट टू यूनाइटेड नेशन फॉर द कंप्लेंट ऑफ अग्रेशन, जो यूएन चार्टर का बेसिक फंक्शन है। ठीक है ना? जी। Whereas what UN did, they converted the issue into accession. ये यूएन ने जो है ये एक जिसे कीजिए डिसअपॉइंट किया, अपनी जुरिस्डिक्शनल कैपेसिटी से वो बाहर चले गए। अब इसका हुँ, मतलब समझ लीजिए, व्हाट डज इट मीन? यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ये बेसिकली एक मैं बार बार कहता हूं और आपके दर्शकों की सुविधा के लिए सब आसान शब्दों में कहूं जी, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म का प्री कंडीशन होता है कि आपकी सिक्योरिटी तभी फंक्शनल हो सकती है जब आप अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा किसी और को दे दें। यदि सब अपनी अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा लेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में है।
तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये था कि जितने स्टेट हैं वो ये कहें कि अब सिक्योरिटी का जिम्मा यूनाइटेड नेशन लेगी, यूनाइटेड नेशन की भी स्पेसिफिक बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, आर्टिकल 25 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आप पढ़ लें। जो आर्टिकल 9 और 10 है यूएन चार्टर का, वो जनरल असेंबली के पावर्स एंड फंक्शंस को ले डाउन करता है, और आर्टिकल 25 है जो यूएन चार्टर का, वो ले डाउन करता है सिक्योरिटी काउंसिल के पावर और फंक्शन को। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस है वो यूएन का भी मेन पर्पस है। जैसे आप इसको ऐसे समझे, बिफोर आई कम टू द मेन पर्पस, डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया? ट्रेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर यूएन बैठ के ट्रेड इश्यूज को रिजॉल्व करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ गैट के मैकेनिज्म के अंडर में वो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को वॉयलेट होने की स्थिति में डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी उसी में दिया हुआ है कि भाई पहले ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, वो पूरा मैकेनिज्म उसमें दिया है। इट इज नॉट समथिंग दैट यूएन कैन एंटरटेन, यूएन के ये जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंस के बाहर का सब्जेक्ट मैटर है। इसका एक और एग्जांपल आपको हम दे दें। जब मैं आऊंगा ये एग्रेशन और एक्सेशन जो वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको ये दो एग्जांपल देता हूं। जब पैलेस्टाइन के ऊपर इजराइल ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी थी, तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चला गया यूनाइटेड नेशन के एक अंग या ऑर्गन जिसको कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसके पास डब्ल्यूएचओ गया और उसने ये कहा कि ये जो दीवार खड़ी हो रही है ये पैलेस्टीनियन बच्चों के और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजास्ट्रस होगा, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इसको डिक्लेयर करे कि ये इलीगल है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय चाहते थे, जिसे कह दीजिए इट वाज नॉट अ कंटेंटियस मैटर, मतलब दो देशों के बीच का कोई वो विवाद नहीं था, बल्कि वो उनके जो है ओपिनियन जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं उसमें चले गए थे। तो आईसीजे ने कहा कि आपके पास अधिकार नहीं है, डब्ल्यूएचओ के पास अधिकार नहीं है कि हमसे हमारी सलाह मांगे, ये अधिकार सिर्फ यूनाइटेड नेशन के कुछ अंगों को है, जिसमें जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल और कुछ स्पेशल एजेंसीज है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबकी एक काम दिया गया है, सबको एक सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, आपको उसी में रहना है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मैटर था ये, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने एग्रेशन किया, तो हम यूएन चार्टर में गए। चूंकि एग्रेशन से रिलेटेड मैटर को रिजोल्यूशन के लिए एक बॉडी है, उसका नाम है यूएन चार्टर, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन, जिसके ऑर्गन्स है सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक, आईसीजे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। सो वी वेंट फॉर दैट पर्पस। सिक्योरिटी काउंसिल का टास्क ये था, ये डिटरमाइन करना कि एग्रेसर कौन है, और उस एग्रेसर को डिटरमाइन करके उनके ऊपर जो सही दंड हो सकता था वो लेते, ठीक है ना। यानी कि वो आर्टिकल 39 के अंडर में यूएन चार्टर के डिटरमाइन करते कि भाई ये मैटर है क्या। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान का ये मैटर एग्रेशन का है। अगर वो डिटरमाइन करे कि पाकिस्तान ने एग्रेशन किया है, तो वो पाकिस्तान को आर्टिकल 39 जो चैप्टर 7 का पहला आर्टिकल है, उसके अंडर में पाकिस्तान को उनको बता देना चाहिए कि भाई आपने गलत किया, आप वायलेट कर रहे हो, इंडिया आप पूरा के पूरा बाहर निकलो। उसकी जगह क्या किया उन्होंने, वो चले गए, उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि जी यहाँ पे जो जहां है वही रुक जाए और अब यहाँ प्लेबिसाइड कराओ। ये आपका काम नहीं था। व्हाई डिड यू, आपने ये ऑर्डर क्यों दिया कि ये यहाँ पे प्लेबिसाइड करवाओ, जब ये आपका काम नहीं था, जब ये आपसे बोला नहीं गया था आपसे। यूएन चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 25 कहता है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। आपका काम था पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो ये डिटरमाइन करना कि भैया इसमें एग्रेसर कौन है, किसने पहले युद्ध शुरू किया है, जो कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का वायलेशन करता है। और आप उसको रिजोल्यूशन दे देते कि हाँ भाई इंडिया ने वायलेट किया है या पाकिस्तान ने ये नॉन यूज ऑफ फोर्स का जो क्लॉज है उसको वायलेट किया है, आपका काम खत्म हो जाता। मगर आप उसमें राजनीति करने बैठ गए, आप बैठ गए कि जी अब यहाँ प्लेबिसाइड करवाओ, जी अब यहाँ पे ये करवाओ, ये आपका काम ही नहीं था। दैट्स व्हाट ही सेड कि मल्टीलैटरलिज्म, ये जो मल्टीलैटरलिज्म मतलब जब बहुत सारे देश मिलकर के दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यूएन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इट इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट इज वी कॉल यूनिटरी एक्शंस। यूनिटरी का फकर भाई ये मतलब नहीं होता है अलोन, यूनिलैटरल एक्शन, सॉरी यूनिटरी गलत बोल दिया मैंने, जी यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल का मतलब होता है कई देश एक तरह के मानसिकता वाले हैं, वो यूनिलैटरल एक्शन हो जाता है।
लेकिन मल्टीलैटरलिज्म जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म लेता है। कई तरह के मानसिकता वाले देश आते हैं, उसमें बैठते हैं और दुनिया की हर समस्या पे वो बैठते हैं ताकि एक लार्ज स्केल ऑफ व्यू पॉइंट आ सके। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि मल्टीलैटरलिज्म यानी यूनाइटेड नेशन। मल्टीलैटरलिज्म पे हम तो मैटर को लेके गए थे, हम तो 1948 में पहुंच गए थे आपके पास मल्टीलैटरली। हमने तो नहीं कहा कि हम बाइलैटरल इसको सॉल्व करेंगे पाकिस्तान के साथ। पहली कोशिश तो हमने मल्टीलैटरल की यानी यूएन की। आपने हमें फेल किया, आपने उसमें राजनीति घुसेड़ दी और यही राजनीति आपने दोबारा घुसेड़ी जब हम गए यूनाइटेड नेशन को। आपने हैदराबाद के मैटर को भी सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया था, उसके बाद गोवा के मैटर को भी सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया था, जब अमेरिका ये कह रहा था कि गोवा पे ऊपर जो पुलिस एक्शन हुआ है वो इंडिया ने जो है यूज ऑफ फोर्स का वायलेशन करके पुर्तगाल पे अटैक कर दिया। यानी गोवा में हम आए थे अपनी लोगों को छुड़वाने, वो कह रहे हैं अटैक पुर्तगाल पे, यानी गोवा पुर्तगाल था। जी, जी, बिल्कुल, पार्ट ऑफ इसलिए पुर्तगाल। तो वो यही कह रहे हैं कि ये मल्टीलैटरलिज्म यानी यूएन हैज डिसअपॉइंटेड अस। वो हुँ, पॉलिटिक्स में पड़ गए। उनका या काम था सिर्फ इतना बताना क्या पाकिस्तान ने एग्रेशन किया है या नहीं किया हुँ, है। उसके सही। बाद वो रिजोल्यूशन में ये करो कि प्लेबिसाइड करवा लो, ये आपका आपका काम नहीं था। यू वर हुँ, आस्क्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ एग्रेशन। You went instead of deciding whether there was an aggression or not, you went to the सही। question of accession कि अब ये प्लेबिसाइड कराओ, कश्मीर इससे मिलेगा उसमें मिलेगा। ये आपका मैटर नहीं था। अगर हमको ये रिजॉल्व करवाना होता हम आईसीजे में जाते, हम सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों आते। हुँ, तो हुँ, हुँ। सिक्योरिटी काउंसिल हैज ओवर यूज्ड इट्स पावर, ये वो कह रहे हैं। जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, ये मतलब चीज़ें हुई 1948 और अभी 2024 है, काफ़ी टाइम हो गया, 75-76 इयर्स हो गए इस मैटर को। तो क्या आज इस मॉडर्न दौर में मतलब एक कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं दुनिया भर में हम देख रहे हैं। रशिया का 3rd ईयर में जंग जा चुकी है, रशिया यूक्रेन की, मिडल ईस्ट में देख लें, फिर चाइना ताइवान देख लें, इंडिया चीन देख सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया देख सकते हैं, मतलब वो तो चले, कश्मीर ये एक मेन मुद्दा कहा जाता है। लेकिन क्या आप कोई बायलैटरल तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है, या ट्राइलेटरल अगर हो जाए तो इज़ इट पॉसिबल, या फिर हम यही कहेंगे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भई आपने तो हमें मायूस किया, आपने हमें मतलब वो चीज़ की नहीं जो आपने करनी थी, और जो नहीं करनी थी वो आपने की? जी, बिल्कुल वही वही वो कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरलिज्म है इसका फ्यूचर क्या है, यूनाइटेड नेशन का फ्यूचर क्या है? आप समझ जी। रहे हैं कि यूएन की रिलेवेंस कुछ बची है या यूएन एज़ अ सिस्टम हैज़ हैज़ फेल्ड। बहुत हुँ, बार ये क्वेश्चन होता है कि यूएन फेल हो गया, यूएन का पर्पस जो है वो कितना रिलेवेंस है। तो क्वेश्चन ये कि यूएन को आप फ़खर भाई कैसे देखते हो? यूएन क्या है? ये जो एक 2-3 इश्यूज़ हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं। तो यूएन एक आइडियलिस्टिक विचार था यूरोप का कि अगर तुम पहले ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का कि जो यूरोपियन स्टेट बने कॉलोनलाइज, जब डीकोलोनाइजेशन हुआ यूरोप की, तो जब ऑटोमन एम्पायर गिर गया, वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर गिर गया, तो फिर ये हुआ कि ये नेशन स्टेट है। अब ये अगर लड़ रहे हैं या इनके पास क्या सारी पावर है, एक जी। नेशन जो एक स्टेट बनता है, क्या वो इतना फ्री है कि वो जो चाहे वो करे, कि यानी वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है? ठीक है ना? तो पॉइंट ये बात को लेकर के यूरोप ने ये कहा कि भाई फोर्स को बैन करो पहले, क्योंकि वो देख चुके थे कि रिलीजन के नाम पे भी फोर्स हुआ, उसके बाद और चीजों को लेकर के भी फोर्स का यूज हो रहा था बार बार। तो पॉइंट ये कि जब फोर्स को बैन कर दिया गया कि आप किसी भी मैटर में फोर्स को नहीं करेंगे, जैसे कल देखिए दारुल उलूम देवबंद ने हमारे यहाँ कहा कि गजवाए हिंद यानी यूज ऑफ फोर्स जी। अगेंस्ट इंडिया इज अ वैलिड एक्शन। ठीक है ना? ये जो पूरे 1000 साल का फोर्स का क्योंकि जब ये गजवाएं शुरू हुई उसके रिस्पॉन्स में क्रूसेड आया, हुँ, क्रूसेड के रिस्पॉन्स में और चीजें आई, उसके बाद ये एक विशियस साइकिल ऑफ फोर्स पिछले 1000 साल से फकर भाई चला। तो ये 1000 साल की ज्ञान जो दुनिया को मिला कि भैया दुनिया में अगर किसी एक चीज को आउटलॉ करना है, उससे किनारा करना है, तो वो है यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इससे किनारा कर लो। अब हुआ ये कि कैसे करोगे किनारा, कि हम आपका फकर भाई ये पाकिस्तान से है, मैं इंडिया से हूं, हमारी बात को रिजॉल्व करने के लिए हमें पहले ये कंडीशन देनी पड़ेगी, रिजोल्यूशन चाहे जो भी हो जाए युद्ध से नहीं होगा।
युद्ध जबरदस्त। किसी भी मैटर का कोई भी मीन्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं होगा, ना तो मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हुँ, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने यूएन को स्थापित किया और उसके आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूएन चार्टर लिख दिया कि हुँ, एमिकेबल सॉल्यूशन कराएंगे, सारे सॉवरेन स्टेट बराबर हैं, साइज से मैटर नहीं करता, सब स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो अपने रिजोल्यूशन अपने डिस्प्यूट्स को एमिकेबली एंड पीसफुली रिजॉल्व कराएं। फिर यूज ऑफ फोर्स को बैन किया। तो वही बात हो रही है कि क्या है यूएन की रिलेवेंस आज की डेट में, whether the world is growing towards multilateralism or world is going towards what you call pluralism। देखिए हुँ, प्लूरलिज्म ऐसे समझिए फकर भाई कि दुनिया में ट्रीटियां दो तरीके की होती हैं। एक होती है बाइलेटरल, एक होता है मल्टीलेटरल। बाइलेटरल का मतलब इसमें दो पार्टियां हो ट्रीटी में, मल्टीलेटरल का मतलब होता है इसमें दो से ज्यादा पार्टियां हो, बिल्कुल सही। उसको मल्टीलेटरल। लेकिन मल्टीलेटरल में एक यूनिक ट्रीटी आती है, उसको कहते हैं प्लूरीलेटरल। प्लूरी जैसे नेटो है, या नेटो में हर कोई मेंबर नहीं बन सकता, वो स्पेसिफिक कंट्री बन सकता है। बिल्कुल, नाफ्टा बिल्कुल। है, बाफ्टा है, हम लोग का सार्क था। जब आप कह रहे कि साउथ एशियन कंट्रीज का जो ये कन्वेंशन है, तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू बी द मेंबर ऑफ द सार्क यू गॉट टू बी अ साउथ एशियन कंट्री। हुँ, उसी तरीके से बिम्स्टेक है। तो ये प्लूरिलैटरल है, मतलब these treaties are not open for everyone to sign, these treaties are only open for certain countries। इनको प्लूरिलैटरलिज्म कहते हैं। तो अब दुनिया यही पूछेगी कि यूएन की रिजोल्यूशन, यूएन की जो रिलेवेंस है राइट। बची है, मल्टीलैटरलिज्म इफेक्टिव है कि मान लीजिए कश्मीर का डिस्प्यूट है, अब उस पर अर्जेंटीना बैठ के बात कर रहा है, अमेरिका रशिया और यूक्रेन की डिस्प्यूट है, उस पर पाकिस्तान बैठ के बात कर रहा बिल्कुल। है। अब की समझ नहीं है तो क्या उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्या यूएन एक सक्सेसफुल मैकेनिज्म बचा है। सो दीज वर द डिस्कशंस। अब मैंने सुना नहीं कि जयशंकर साहब ने क्या कहा, बट दिस इज द एसेंस कि वेयर द हुँ, वर्ल्ड इज गोइंग, कि अब दुनिया में कैसे बातचीत होगी, क्या यूएन का मैकेनिज्म को रिवैम्प करने की जरूरत है। आप देख लेना 108 यूएन चार्टर का पढ़े अगर आप, आर्टिकल 108 फकर भाई, उसमें कहा गया है अमेंडमेंट आज तक नहीं करवाई है। 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होकर के दुनिया का डिसीजन आप ले रहे हो, चूंकि आप परमानेंट मेंबर हो। भाई दुनिया के डिसीजन बैठ करके खाली अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और ये कंट्री चाइना बैठ के सॉल्व करेंगी, बाकियों ने क्या पाप कर दिया है भैया। हुँ, आप देखिए कि यूरोप से 3-3 कंट्री रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। यूरोप का पॉपुलेशन मुश्किल से मेरे ख्याल से बहुत होगा तो 10-15% होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन का, इससे भी या कम होगा। बिल्कुल कम होगा। आप 3 कंट्री है आपके यहाँ से, फ्रांस है, यूके है और रशिया है। रशिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस एक वो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। यूएसएसआर को तो हम कह भी लेते हैं यूरेशिया है, मगर या मैं रशिया यूरेशिया भी नहीं कहूंगा। ऑल्दो कई लोग कहते हैं जॉर्जिया के आगे का रीजन जो है वो बेसिकली एशिया शुरू हो जाता है, बट व्हाटसोएवर, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कहने का मतलब है कि वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग, क्या फ्यूचर है चेंजिंग डायनेमिक्स का, हुँ, अमेरिकन पावर का कम होने का, रशिया की पावर आपने देख ली क्या हालचाल है रशिया के, बिल्कुल। राइज ऑफ इंडिया, राइज ऑफ चाइना, प्लस राइज ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वियतनाम आप एक अच्छा फोर्स के रूप में उभर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज दे आर राइजिंग नाउ। उसके बाद आप उधर चले जाए लैटिन अमेरिका में जो कंट्रियां आ रही हैं, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब कंट्रीज भी असर्ट कर रही है अपने आप को। हुँ, सो दैट वाज द मैटर कि भाई व्हाट्स द फ्यूचर लाइज, मल्टीलैटरलिज्म क्या इफेक्टिव रहेगा, या इसको बना दिया जाए कि अमेरिका वाले अपना मैटर देखें, एशिया वाले अपना मैटर देखें, अफ्रीका वाले अपना मैटर देखें, इस टाइप का कुछ किया जाए या कुछ और किया जाए। दैट वाज एसेंशियली, मैंने सुना नहीं बट दैट्स व्हाट आई गैदर्ड राइट। फ्रॉम बिल्कुल डिस्कशन। सही है। और ख़ैर उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं इस डायलॉग में नेशनलिज़्म की भी उन्होंने बात की, डॉक्टर साहब ने ग़ज़वा हिंद वाला। वैसे उस पे किसी टाइम अलग से भी कोशिश करेंगे शो करने की, लेकिन नो डाउट कि कोई भी हो, अगर जिस कंट्री का वो शहरी है, सिटिज़न है और उसके हवाले से कोई ऐसी बात करता है, तो उसकी तकलीफ़ भी होती है और लाज़मी-सी बात है लॉज़ भी होते हैं जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शॉर्ट सा आपका कमेंट चाहूँगा, ये जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है इसके हवाले से कि नेवल के लिए परचेज़ की जा रही 19,000 करोड़ रुपए के। हाँ, मेरे ख्याल से ये $223 मिलियन का कुछ है। ये इंडियन नेवी के लिए करें तो अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए इंडिया से खरीद रहे हैं। दिस या इज़ द गुड थिंग कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये एक मेरे ख्याल से ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर है रशिया का और इंडिया का।
जी, तो बिल्कुल। द थिंग इज दैट कि अब पार्ट पार्ट ऑफ द पैसा जो है वो इंडिया में रहेगा, पार्ट ऑफ द पैसा मॉस्को में जाएगा। जी, बिल्कुल। तो इट्स अ गुड थिंग कि नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड जिसे कह लीजिए स्टार्टेड प्रोक्योरिंग आर्म्स फ्रॉम इट्स ओन कंपनी, और पैसा घर में भी रहेगा। वैसे मुबारकबाद तो आपको भी देनी चाहिए, मैंने पढ़ा कि आप लोग भी JF-17 थंडर अजरबैजान को दे रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत 1.6 बिलियन डॉलर्स के। जी, जी, $1.6 बिलियन डॉलर के दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को भी बधाई हो थैंक यू, कि लेकिन ये कि ये हो जाए, मतलब वैसे ये जिन न्यूज़पेपर ने, मैंने इसको ट्वीट भी किया, पाकिस्तान ऑब्जर्वर मतलब अच्छा एक लीडिंग न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, इंग्लिश डेली है और क्रेडिबल चीज़ें देता है। लेकिन ख़ैर अब आगे जाके देखें, क्योंकि अर्जेंटीना के हवाले से भी हमने सुना था, इस तरह कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के हवाले से भी हमने सुना था। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को तो इस वक़्त एक डॉलर की बड़ी सख्त ज़रूरत नहीं, है। मुझे उसमें ज़्यादा वो मतलब अगर ये डील होती है तो मुझे कोई वो नहीं होगी, बिकॉज़ आई नो अज़रबैजान, अज़रबैजान बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, इट हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, बिकॉज़ जो अभी ये काराबाख जो वाला जी, जी, डिस्प्यूट बिल्कुल। हुआ था, जी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। पाकिस्तान वाज़ आर्मीनिया के साथ। आर्मेनिया के साथ, तो उसमें पाकिस्तान वाज़ साइडिंग और अज़रबैजान ने या थैंक यू कहा था यू पाकिस्तान आर को। राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल। अगर ये होता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट वेरी दैट इज़ ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ इवेंट्स। जी। बिल्कुल सही है। और ख़ैर एनीवे हमने बात की, लेकिन क्योंकि बाद औक़ात बहुत डिटेल में बात अगर जाएँगे, मैंने कहा ना कि ग़ज़वा हिंद है या फिर बरामोस है या फिर डॉक्टर साहब, ख़ैर डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से तो हमने बड़ी डिटेल में बात की कि वो क्या, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स जिसे कहते हैं कि उससे खबर बनती है, इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और उसमें हम बात भी करते हैं, क्योंकि ताल्लुक भी पाकिस्तान और इंडिया दोनों से था। कभी-कभार तो ख़ैर वो इसके अलावा यूरोप के हवाले से, बाकी दुनिया के हवाले से भी बात करते रहते हैं। तो मैंने इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से ज़रा, और उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से इसको एलैबोरेट किया। मुझे बड़ा मज़ा आया सुनने में। बाकी चीज़ें तो ठीक है, वो एक इश्यू है, कश्मीर का इश्यू है या फिर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं या जब अच्छे हैं, तो वो ना डॉक्टर साहब उसको ख़राब या अच्छा कर सकते हैं। कोशिश हम कर सकते हैं अपने तौर पे, जो हमारे उसमें होता है, तो हम कर सकते हैं और हम करते रहेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ओके, दा खुद थैंक यू डॉक्टर पामार। साहब।